गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक एवरीवन। गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप लोगों का विथ अनदर लेक्चर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यार यहां स्टूडियो में इतनी लाइट होती है कि थोड़ी देर आप क्लास ले लो ना, उसके बाद आपकी आंखों के आगे है ना वो धुंधलापन आ जाता है। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आंखों में बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही हो बहुत देर तक, उसके बाद धुंधला हो जाता है? फोन चलाते टाइम शायद आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा ना, खासकर अंधेरे में कम रोशनी में आप फोन चलाओ बहुत देर तक, एक आध घंटा दबा के शॉर्ट्स देख लो, उसके बाद आप अचानक से उठ के जाओ ना तो आंखों में एकदम ऐसा धुंधला धुंधला होने लगता है। मेरे साथ कुछ ज्यादा ही होता है। उसके बाद प्रॉब्लम ये होती है ना कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में दिक्कत होने लगती है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या करें लेकिन यार देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना। तो ऑनलाइन लेक्चर्स का फायदा भी है तो नुकसान भी है, और ये एक नुकसान है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग काफी ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हो, वैसे तो आप लोग देखते ही हो, तो आप सब लोग है ना एक एंटी ग्लेयर चश्मा आता है वो खरीद लो। बहुत ज्यादा महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है, टाइटन आई प्लस वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर के पास कोई भी ढंग की अगर चश्मे की दुकान है ना, ढंग की चश्मे की दुकान, चश्मे की दुकान वाला आपके थोड़ा पहचान वाला है, ठीक है, जो आपको ठगे नहीं, तो उसको जाके बोलना एंटी ग्लेयर वाला चश्मा दो। भले उसमें नंबर ना हो, नंबर की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको जिनके पास नंबर है, जब वो अगली बार अपने चश्मे का कांच बदलवाएं तो उसमें आप देखना एंटी ग्लेयर कोटिंग वाला चश्मा लें। जिनका नंबर नहीं भी है वो भी एंटी ग्लेयर वाला चश्मा पहनना चालू कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अपनी आंखों को बहुत ज्यादा देर तक एक्सपोज करते हो ना, ये जो रेज हैं ये धीरे धीरे अफेक्ट करने लगती हैं। ओके, और आंखों को बचाना बहुत जरूरी है दोस्त। अच्छा, पीडब्ल्यू के स्टोर पर भी है, बिल्कुल खरीद लेना दोस्त, ठीक है। या फिर अपने घर के पास जो चश्मे की दुकान है, पहचान वाले के पास जाना है। ऐसे किसी के भी पास चले जाओगे ना, उन लोग एंटी ग्लेयर बोल के नॉर्मल चश्मा पकड़ा देंगे आपको, ठीक है। उसके टेस्ट करने के भी तरीके होते हैं, आप यूट्यूब पे देख लेना, एंटी ग्लेयर है कि नहीं उसको टेस्ट करने का तरीका भी होता है। तो आप ना एंटी ग्लेयर वाला चश्मा सब लोग खरीद लो, उसको पहनना स्टार्ट कर दो, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब हमें तो क्या है, क्लास लेना पड़ता है, तो हम वो चश्मा वश्मा पहन नहीं सकते, वरना दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ स्टूडियो में इधर उधर सब जगह से लाइट पड़ती है, ठीक है। लेकिन मेरे पास ना आई ड्रॉप्स हैं, इसके लिए स्पेशल आई ड्रॉप्स भी हैं, जो आंखों में मतलब थोड़े थोड़े देर में मैं डालते रहता हूँ। तो ये मत बोलना कि अच्छा हमें बहुत ज्ञान दे रहे हो, खुद तो पहन नहीं रहे हो ठीक है। तो मेरे पास वो आई ड्रॉप्स हैं। आई ड्रॉप्स मेरे मैं रखा रहता हूँ, फ्रिज में रखा रहता हूँ मैं तो आई ड्रॉप्स को। वो आई ड्रॉप्स जो है ना, वो क्या बोलते हैं, रिफ्रेश टीयर के नाम से आती हैं। अगर आप चाहे तो आप भी ले सकते हैं। उससे होता ही है कि आंखों में मतलब बहुत देर तक है ना, अगर आप पलके ना झपकाओ तो फिर आंखें सूखने लगती हैं, उसकी वजह से दिक्कत होती है। तो वो ड्रॉप्स डाल लो ना तो थोड़ी आंखें वेट रहती। चलो, अच्छा मैं आप लोगों से यार पूछना भूल गया, इस वीक आप सब लोगों ने वीकली टेस्ट दिया था? फ्राइडे को हुआ था जो टेस्ट, आप सब लोगों ने दिया था? अच्छा, हर्ष जो है वो लसिक करवा रहा है। गुड, बहुत बढ़िया। मैंने भी करवाया था लास्ट ईयर, मतलब 1.5 साल पहले मैंने भी लसिक करवाया था। मेरी भी आंखों में -4 था, अब हट गया है चश्मा। तो सबका वीकली टेस्ट कैसा गया मुझे बता देना यार। ज्यादा नंबर नहीं बने, 7 करीब आ रहे हैं। देखो बेटा, आपके नंबर्स कितने आ रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि आप गलती कहां कर रहे हो, और उन गलतियों को आप उन गलतियों से सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो बेटा आप लोग रिवाइज करके ही टेस्ट दिया करो, ठीक है। भले एक दिन डिले हो जाए, भले आप सैटरडे को टेस्ट दो, लेकिन आप रिवाइज करके दो, ओके। हालांकि वैसे कोशिश तो ये किया करो कि जिस दिन टेस्ट है उसी दिन दे दो, तो उसके एक दिन पहले अच्छे से रिवाइज करके ही टेस्ट दो, और सारे टेस्ट दो। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि हम 1-on-1 मेंटोरशिप का प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। उसमें हम बच्चों को सेलेक्ट करने वाले हैं, ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड भी हैं और साथ में जो कंसिस्टेंट भी हैं। कंसिस्टेंसी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे बच्चे जो हर टेस्ट दे रहे हैं,
और हर टेस्ट में अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों का हम एक ग्रुप बनाएंगे, उनको 1-on-1 मेंटोरशिप देंगे। अब ये 1 या 2 टेस्ट के बेसिस पे नहीं होगा, अभी हम लोग कुछ टेस्ट के सबके क्यूमुलेटिव मार्क्स और सारा उनका अटेंडेंस वगैरह सब चेक करेंगे। तो इसीलिए आप सब लोग वीकली टेस्ट को बहुत सीरियसली लेना स्टार्ट करो, वीकली टेस्ट को सीरियसली दिया करो, ठीक है? क्लियर है ये चीज? चलो, अच्छा, इसके अलावा आप लोगों से मैं बीच बीच में पूछता भी रहता हूं, आप लोगों का फीडबैक क्या है कोर्सेज को लेके, आप लोगों को कोर्सेज में क्या अच्छा लग रहा है, क्या कमी लग रही है, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, ठीक है? तो आप लोग मुझे टाइम टू टाइम ये फीडबैक देते रहिएगा। तो अभी आप लोगों को कोई किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो रही है हमारी तरफ से, गेट वाला की तरफ से किसी तरीके की कोई कमी लग रही है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है? देखो, 2 चीजें आई नो हम लोगों की थोड़ी सी डिले हुई है, एक तो पीवाईक्यूज और दूसरा वर्कबुक। अब देखो, वर्कबुक का इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि बिना वर्कबुक के भी हम लोगों ने आप लोगों को इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं कि मुझे नहीं लगता कि वर्कबुक अगर ना भी मिले तो भी कोई दिक्कत है। हालांकि मिलेगी, मैं डरा नहीं रहा हूं, मिलेगी, लेकिन वर्कबुक के अलावा भी आपको भयंकर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपनी तरफ से हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं, क्लास में, डीपीपी में, वीकली टेस्ट में, फिर सब्जेक्ट के खत्म होने के बाद जो टेस्ट हो रहा है उसमें, अभी आप लोगों का रिवीजन चालू होगा उसमें भी क्वेश्चंस मिलेंगे। इतने क्वेश्चंस आप लोगों को हमने दिए हैं कि वो मतलब मुझे लगता है मोर देन इनफ है। इसके अलावा वर्कबुक पे भी काम चलने वाला है, और पीवाईक्यूज का प्रोजेक्ट मैंने जैसे आप लोगों को बताया अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, तो हम सारे सब्जेक्ट्स के जो आपके ऑलरेडी हो चुके हैं उनके पीवाईक्यूज और जो अभी हो रहे हैं उनके पीवाईक्यूज सब एक साथ अपलोड कर देंगे। आप लोगों को बिल्कुल किसी तरीके की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो पीवाईक्यूज और वर्कबुक मुझे पता है थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन मैंने आपको रीजन बताया है कि सारे टीचर्स मिलके ही बना रहे हैं। अगर हम लोग कहीं और से बनवा लेते, किसी और से बनवा लेते तो बहुत जल्दी बन जाता, बट चूंकि हम ही लोग बना रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है क्लास के साथ साथ बनाने में। ओके, मैं जब वीडियो डाउनलोड करता हूं वो बफरिंग होता है, प्लीज बेटा वीडियो डाउनलोड करने के बाद कैसे बफर होगा यार? वीडियो डाउनलोड हो गया एक बार, उसके बाद बफर थोड़ी होगा। अगर ये हो रहा है तो ये आपके एंड पे हो रहा है, क्योंकि हमारे एंड पे तो ऐसा नहीं होता। टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल? नो बेटा, टुडे इज नॉट द लास्ट क्लास। डीपीपी नंबर ऑफ क्वेश्चन और होना चाहिए। अरे मेरे भाई, तुमको सैटरडे को जो डीपीपी मिलती है उसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, संडे को जो डीपीपी मिलती है उसमें लगभग 20 क्वेश्चंस होते हैं, और हम इस चीज का ख्याल रखते हैं कि जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस देने उन टॉपिक से ज्यादा दें, जिनकी जरूरत नहीं है उन टॉपिक्स में कम दें। तो आपको और कितने डीपीपी क्वेश्चन चाहिए भाई? आपको सब्जेक्ट के खत्म होते होते तक कम से कम 250 से 300 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिलते हैं डीपीपी के। अब आप बोल रहे हो कि और क्वेश्चन देते जाओ, और क्वेश्चन देते जाओ। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए भाई, वो हमारा कैलकुलेशन सही है, हमने उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन रखे हैं। आप ऐसा और दे दो, और दे दो, और दे दो, 1000 क्वेश्चन दे दूंगा उठा के, भाई बना लोगे क्या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के? हाँ, यहां जो मिल रहा है वही खत्म नहीं हो पा रहा है लोगों का, आप बोल रहे हो और क्वेश्चन दे दो। भाई ये देखो, ऐसा है ना कि डीपीपी क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि नंबर्स दिखाने के लिए मैं भर दूं उसको, मैं एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन दे दूं, उससे फायदा क्या होगा भाई? जितने वैरायटी के क्वेश्चंस होने चाहिए, जिन क्वेश्चन से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है वो क्वेश्चन डल रहे, दैट इज मोर देन इनफ। और क्वेश्चन, और क्वेश्चन, और क्वेश्चन दे दो, और क्वेश्चन दे दो, भर दो, 5000 क्वेश्चन दे दो मेरे को सिर्फ शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स से, फिर 10,000 क्वेश्चन दे देना डिफ्लेक्शन के, ठीक है? फिर मैं सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ के चला जाऊंगा और बोलूंगा बस यही का टेस्ट दे दो। थोड़ा हेक्टिक हो गया है मैथ्स और सॉम एक साथ। देखो बेटा, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ रहा है मैथमेटिक्स को लेके, ये मुझे पता है, और इसका रीजन यही है कि आपके वीकेंड की क्लासेस के, वीकेंड ही नहीं सिर्फ वीकडे के भी क्लासेस के अगर मैं नंबर ऑफ आवर्स देखूं ना, तो हम लोगों को इतने इनफ नंबर ऑफ आवर्स नहीं मिल रहे थे कि हम मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का अलग से कोर्स लगाएं, तो इसीलिए साइमल्टेनियसली करना पड़ा। लेकिन यहां पे फिर भी आपके एक दिन में 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, कुछ जगहों पे आपका एक एक दिन में 3-3, 4-4 सब्जेक्ट चलता है, ठीक है?
ये तो सिर्फ अभी 1-1.5-2 महीने के लिए आपके एक साथ 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो मुझे पता है थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बट इतना एक्स्ट्रा एफर्ट आपको हर जगह लगाना पड़ता है। आप कहीं पे भी जाओ, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जैसे अगर आप यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक एक साथ 2-2 3-3 चीजें पढ़नी पड़ती हैं, तो ये थोड़ा एफर्ट तो मारना पड़ता है यार, इतना तो मेहनत मारना पड़ता है ना। तो मैं समझ सकता हूं कि हेक्टिक है, लेकिन क्या करें यार, मजबूरी है। आप लोगों का कोर्स अगर अच्छे से कराना है तो ये कराना पड़ेगा, वरना फिर दूसरा रास्ता ये है कि हर सब्जेक्ट के नंबर ऑफ आवर्स जो है वो 10-10 20-20 घंटे कम कर दिए जाएं और आप लोगों को फिर उतना कंटेंट कम करके पढ़ाया जाए, तो वो चीज हम लोग नहीं चाहते थे। इसीलिए थोड़ा हम लोगों को एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ रही है। अभी जैसे आप लोगों की क्लासेस फ्राइडे को भी लग रही हैं, वो एक्स्ट्रा क्लास है। अब उस एक्स्ट्रा क्लास की हमें कोई एक्स्ट्रा पेमेंट थोड़ी मिलती है, हमारी सैलरी थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है। अगर मैं फ्राइडे को क्लास ना लूं, सिर्फ सैटरडे संडे को क्लास लूं, तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि कायदे से तो वीकेंड क्लास सैटरडे संडे ही होनी चाहिए थी। बट फ्राइडे को जो एक्स्ट्रा क्लास लग रही है वो इसीलिए लग रही है ताकि आपके कोर्स जो है वो अच्छी तरह कंप्लीट हो। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट हम भी मार रहे हैं, आपसे भी गुजारिश है कि थोड़ा सा अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा पुश दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, इसका फल लेकिन आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों को इसका फल जरूर मिलेगा। मैं आप लोगों को भाई बार बार ये बात बोल रहा हूं, आप लोगों को इस साल के रिजल्ट से सीखना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए। भाई अगर 50-60 मार्क्स में आपको अच्छा आईआईटी मिल रहा है, अच्छा पीएसयू मिल जा रहा है, तो भाई 50-60 मार्क्स पहुंचने के लिए आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, गेट 2023 के रिजल्ट में 50-60 मार्क्स में ही बच्चों की रैंक ऐसी आ गई है कि पीएसयू भी मिलेगा, आईआईटी भी मिलेगा, ठीक है, आईआईएससी बैंगलोर भी मिलेगा। अभी बहुत सारे लोगों को आईआईएससी बैंगलोर से कॉल भी आया है, जिन लोगों के 50 मार्क्स थे उन लोगों को। तो आपको अगर आईआईएससी आईआईटी पहुंचना है, पीएसयू जाना है, बस 50 से 60 मार्क्स लेकर आने, और उसके लिए क्या करना है, सिर्फ क्लास पे ध्यान दो, और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लास पे ध्यान दो। क्लास के क्वेश्चंस करो, डीपीपी के क्वेश्चंस करो, वीकली टेस्ट अच्छे से दो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हम अपनी तरफ से आपको जो दे रहे हैं बस उतना ढंग से कर लो, उसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैथ्स में डर लग रहा है बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैकेनिकल वालों को तो खासकर डरने की जरूरत नहीं है, मैकेनिकल में मैथ्स काफी आसान आता है, तो टेंशन मत लो, ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम्स मैथ्स के अगर आप ढंग से कर लोगे तो आपका हो जाएगा। कॉलेज के सेमेस्टर में बैकलॉग लग गया है, क्या मुझे गेट की प्रिपरेशन करना चाहिए, क्यों भाई क्या दिक्कत है? मैं आपको बताता हूं ऐसे ऐसे लोगों के बारे में जिनके 10-10 12-12 बैक लगे हुए थे, ठीक है, उन्होंने बैकलॉग क्लियर किया, फिर गेट निकाला और आज की डेट में बहुत अच्छी जगह पे हैं। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, बैकलॉग लग गया तो क्या जीवन थोड़ी समाप्त हो जाएगा? 10-10 12-12 बैकलॉग क्लियर करके गेट निकालने वाले लोग भी हैं भाई, और क्या बोलोगे? चलो, बाकी और सब चीजें ठीक चल रही हैं? क्लासेस को लेके किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यस, चलिए, और सब बढ़िया है। कहीं कभी किसी को कोई दिक्कत होती है, यू आर ऑलवेज वेलकम टू अप्रोच मी, ओके। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आज के इस लेक्चर में हम शेयर सेंटर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। शेयर सेंटर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। अब शेयर सेंटर क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो क्लास है ना, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ नहीं बनाने हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बढ़िया आराम से बैठिए, फुल फोकस होके सिर्फ लेक्चर को सुनिए, ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा, ओके। तो न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ नहीं करने, ओके। स्टूडेंट वाला टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूं? मेरे ख्याल से यार अब टेलीग्राम का लिंक का तो अभी मैं यहां कैसे दे दूं, ठीक है। चलो, तो ये मान लीजिए एक कैंटिलीवर बीम है, ओके, इस एंड पे फिक्स है और इस एंड पे एक पॉइंट फोर्स लग रहा है। मैं यहां एक एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूं। ये एलिमेंट वाला डायग्राम तो सबको पता है ना कैसे बनाते हैं,
कल के वीडियो के डॉक्यूमेंट में था टेलीग्राम का लिंक। सूरज बोल रहा है कल के वीडियो के डॉक्यूमेंट में है बेटा, देख लेना एक बार। अब ये जो पॉइंट लोड है इसकी वजह से इस एलिमेंट में शियर स्ट्रेसेस कैसे डेवलप होंगे। इस फेस पे इस तरीके से शियर स्ट्रेस आएगा, और अगर यहां ऐसा आ रहा है तो यहां ऐसा आएगा, है ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए इन प्लेन्स में इस तरीके से शियर स्ट्रेस आएगा। ये चीज सबको क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। अब ध्यान से समझना मैं जो बोलने वाला हूं, ये जो वर्टिकल फेसेस हैं इनमें वर्टिकल शियर स्ट्रेस जो आ रहा है, ये समझना तो आसान है कि भाई यहां फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, वर्टिकल फोर्स लग रहा है, तो वर्टिकल शियर स्ट्रेस आ रहा है। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस किसको रेजिस्ट करने के लिए आ रहा है? हमें यह पता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है, अगर ये नहीं रहेगा तो नेट मोमेंट जीरो नहीं होगा, ये मुझे पता है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि ये आ किस फोर्स की वजह से रहा है? कुछ तो ऐसा हो रहा होगा ना जिसको रेजिस्ट करने के लिए ये शियर स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे ये वाले जो शियर स्ट्रेसेस है, वर्टिकल वाले जो शियर स्ट्रेसेस है, ये इस वर्टिकल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस है ये भी किसी फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए आ रहे होंगे। तो वो कौन सा फोर्स है? आखिर ऐसा कौन सा फोर्स डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल शियर डेवलप हो रहा है? इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझोगे तभी आपको आगे शियर सेंटर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मोमेंट बैलेंस करने के लिए आ रहा है वो बात ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं जैसे इस वर्टिकल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए वर्टिकल शियर आया, तो हॉरिजॉन्टल शियर आया मतलब कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स भी होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो यहां कोई दिख नहीं रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल शियर कहां से आ गया? चलिए हम इस प्रिंसिपल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कैंटिलीवर बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन आई सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन कैसा है? आई सेक्शन है, ठीक है। इस कैंटिलीवर बीम पे मैं एक ट्रांसवर्स फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप कोई भी दो सेक्शंस कंसीडर कीजिए कैंटिलीवर बीम पे, कोई भी दो क्रॉस सेक्शंस। मान लीजिए एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन ये है। लेट्स से दिस इज सेक्शन ए एंड दिस इज सेक्शन बी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको कट करके अलग से ड्रॉ करूं यहां पर, तो ये ए है, ये ए है और ये बी है। इमेजिन कर पा रहे हो क्या? मैंने इतने पार्ट को कट करके यहां बनाया है ऐसा, इसको थोड़ा सा ऐसा घुमा दिया है, ठीक है ना। यहां से देखने पे ये ऐसा दिखेगा, आपको ये पट्टी दिखेगी ये वाली, आपको ये पट्टी दिखेगी ये वाली, ठीक है, और बीच में ऐसा दिखेगा, है ना। इमेजिन कर पा रहे हो आप लोग? दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। अगर मैं साइड से देखूंगा इसको, यहां से देखूंगा साइड से, तो साइड से देखने पे ये आई सेक्शन दिखेगा ऐसा, और मैं फ्रंट से यहां से देखूंगा तो मतलब ये दिखेगा मेरे को ऐसा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करूं और मान लीजिए वो बेंडिंग मोमेंट m है,
तो इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू m से ज्यादा रहेगी, कम रहेगी, या m के बराबर रहेगी? अगर a क्रॉस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट m है तो b सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट m से ज्यादा रहेगा, कम रहेगा, या m के बराबर रहेगा? ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, क्योंकि a सेक्शन का फोर्स से डिस्टेंस कम है, b सेक्शन का फोर्स से डिस्टेंस ज्यादा है। तो a पे बेंडिंग मोमेंट अगर m आ रहा है तो b पे बेंडिंग मोमेंट m से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। लेट्स कंसिडर दिस m प्लस dm। ठीक है, अब मैं इस क्रॉस सेक्शन को कट करके यहां पे भी बना देता हूं, क्योंकि इसी डायग्राम में मैं अगर चीजें करूंगा तो वो ठीक से समझ में नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने कल एक्सियल फोर्स का कॉन्सेप्ट समझाया था, याद है? ये m मोमेंट जो है इस सेक्शन पे कैसे आ रहा है, यहां एक्सियल फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, उन्हीं एक्सियल फोर्सेस की वजह से यहां m मोमेंट आ रहा है। ये मैंने कल आप लोगों को समझाया था, याद है क्या? ठीक है, अब मुझे ये बताना बेटा, ये कुछ इस तरीके से बेंड होगा, ये कुछ इस तरीके से बेंड होगा, तो ऊपर का जो पार्ट है इसमें टेंशन आएगा, इसमें टेंशन आएगा, और नीचे का जो पार्ट है इसमें कंप्रेशन आएगा, है कि नहीं? जब ये कैंटिलीवर बीम बेंड होगा, कुछ इस तरीके से बेंड होगा, तो ऊपर के पार्ट में टेंशन और नीचे के पार्ट में कंप्रेशन आएगा। यस, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे स्ट्रेसेस की वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी, राइट? मान लीजिए दिस इज सिग्मा, तो यहां पे कुछ इस प्रकार से आएगी। कैन आई से दिस विल बी सिग्मा प्लस डी सिग्मा? क्योंकि भाई यहां मोमेंट ज्यादा है तो यहां स्ट्रेसेस ज्यादा होंगे, फोर्सेस ज्यादा होंगे, यहां स्ट्रेस कम होगा, फोर्स कम होगा, हाँ कि ना? ये चीज सबको क्लियर है ना? आपको इस सेक्शन में कुछ एक्सियल फोर्सेस मिल रहे हैं, ऊपर टेंशन आ रहा है तो इधर सिग्मा है, तो इधर सिग्मा प्लस डी सिग्मा होगा, क्योंकि यहां मोमेंट m है और यहां मोमेंट m प्लस डी एम है। यस, अब ये सिग्मा है और ये सिग्मा प्लस डी सिग्मा है, तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? डी सिग्मा का डिफरेंस है क्या? डी सिग्मा का डिफरेंस है क्या? ये डी सिग्मा फोर्स जो है वो इतने पार्ट में लग रहा होगा क्या? भाई यहां 10 किलो न्यूटन का फोर्स है, यहां 12 किलो न्यूटन का फोर्स है, तो वो 2 किलो न्यूटन जो है वो यहां लग रहा होगा क्या? तभी तो फोर्स बैलेंस होगा भाई, नेट फोर्स जो है वो जीरो होना चाहिए, तो आपको वो एक्स्ट्रा फोर्स यहां मिल रहा होगा क्या? क्या मैं उस एक्स्ट्रा फोर्स को ऐसे बना सकता हूं? अब बैलेंस हो गया क्या? अब बैलेंस हो गया क्या? इधर 10 किलो न्यूटन था, इधर 12 किलो न्यूटन था, वो 2 किलो न्यूटन इधर लग रहा होगा ना, तब तो ये 10 प्लस 2 12 और ये 12 बैलेंस है ना? यस, वेरी गुड। अब इसी चीज को अगर मैं यहां शो करूं, यही वाला फेस है ना, वो यही वाला फेस है ना,
बेटा ये ए है, ये बी है, तो इसी को यहां पे शो कर रहे हैं हम लोग। तो ये ऐसा होगा क्या? यस, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स ए और बी के बीच में आ रहा है, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स ए और बी के बीच में आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ए पे बेंडिंग मोमेंट एम है और बी पे बेंडिंग मोमेंट एम प्लस डी एम है। तो यहां जो एक्सियल फोर्स आएगा और यहां जो एक्सियल फोर्स आएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। वो डिफरेंस किस में आ रहा है? इस वाले पार्ट में आ रहा है, जिसको मैंने ऐसे शो किया है, और उसको इस डायग्राम में शो करूंगा तो ऐसे शो होगा। अब मुझे बताइए, अगर यहां ऐसा लगेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए, एक उल्टा कपल क्रिएट करने के लिए यहां पे भी फोर्सेस आएंगे क्या? इस तरीके से, हाँ कि ना? ये जो फोर्सेस हैं, ये यहां मैं बना रहा हूं और यहां पे भी ऐसा बनेगा, ये दोनों मिलके इसको ऐसा घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक उल्टा कपल बनाने के लिए यहां पे भी ऐसे फोर्सेस आएंगे। यहां तक चीजें क्लियर है क्या? मुझे बता देना। यहां तक चीजें क्लियर हैं? ये फोर्स कैसे आया, ये फोर्स कैसे आया? m प्लस डीएम के बीच के डिफरेंस के लिए। ये फोर्स कैसे आया? इसको बैलेंस करने के लिए, इसका मोमेंट बैलेंस करने के लिए। तो ये हॉरिजॉन्टल शियर बन गया क्या? ये हॉरिजॉन्टल शियर बन गया क्या? ये हॉरिजॉन्टल शियर बन गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बीम है ये इस प्रकार से बेंड हो रही थी, तो ऊपर टेंशन आ रहा था, तो नीचे कंप्रेशन आएगा। नीचे कंप्रेशन आएगा कुछ इस प्रकार से। अगेन वही चीज होगी, सिग्मा सिग्मा प्लस डी सिग्मा। तो बैलेंस करने के लिए यहां पे ऐसे फोर्सेस आएंगे, तो नीचे की तरफ फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, और यहां ऐसा चल रहा है तो यहां ऐसा होगा। एक सेकेंड, ये ऐसा आएगा। ठीक है, ये पूरे क्रॉस सेक्शन में होगा। मैं आपको ना दो सेक्शन लेके समझा रहा हूं, हालांकि ये पूरे क्रॉस सेक्शन में, ये पूरे बीम में होगा। ओके, अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझिएगा। ओके, ये यहां उल्टा एस क्यों हो गया? अगर आप ये सोच रहे हो ना, ये अगर यहां पे उल्टा क्यों हो गया, देखो इसका उल्टा यहां पे लग रहा होगा ना, तो इस तरीके से फ्लो हो रहा है ये। ठीक है, सेंटर के दोनों तरफ इक्वल एंड अपोजिट। तो ये हॉरिजॉन्टल शियर किस तरीके से डेवलप हुआ, ये क्लियर है? मैं यहां पे जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये हॉरिजॉन्टल वाला शियर आ क्यों रहा है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कहां से डेवलप हुए, ये क्लियर है? इस सेक्शन में और इस सेक्शन में जो बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंस आ रहा है, उसकी वजह से एक्स्ट्रा फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जो बेंडिंग की वजह से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यहां m आ रहा है और यहां m प्लस dm आ रहा है, तो ये बेंडिंग की वजह से जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कुछ इस प्रकार से डेवलप हो रहे हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल वाला शियर तो क्लियर हो चुका है,
वर्टिकल में इस प्लेन में भी आपको शियर देखने को मिलेगा। तो ये कैसे आएगा, इसको समझाने के लिए अगेन मेरे पास एक अलग डायग्राम है। इस बार मैंने ये टॉप वाला फ्लेंज उड़ा दिया है, मैंने ये टॉप वाला जो डब्बा था, टॉप वाला जो फ्लेंज था, इसको उड़ा दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये अपना ए सेक्शन है, यहां पे फोर्सेस कुछ इस प्रकार से लग रहे हैं, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, यहां पे फोर्सेस जो है वो कुछ इस प्रकार से लग रहे हैं, और यहां पे फोर्सेस जो हैं कुछ इस प्रकार से लग रहे हैं। है ना? अब ध्यान से देखो, यहां सिग्मा है, यहां सिग्मा प्लस डी सिग्मा है, तो इनको बैलेंस करने के लिए इस प्लेन में भी इस तरीके से फोर्सेस आ रहे होंगे। जो ऊपर वाला प्लेन मैंने उड़ाया था, और अगर यहां ऐसा लगेगा तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा आएगा। तो ये जो वर्टिकल वाला जो पोर्शन है, ये जो वेब है, इस वेब में फोर्सेस कैसे डेवलप हो रहे हैं ये क्लियर है। यहां जो वेब है इसमें फोर्सेस कैसे डेवलप हो रहे हैं ये क्लियर है। इस प्लेन में फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, उसको बैलेंस करने के लिए, काउंटर करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री यहां पे फोर्सेस आ रहे हैं, है ना? तो अब क्या मैं इसका कंप्लीट डायग्राम बना सकता हूं? अब क्या मैं इसका कंप्लीट डायग्राम बना सकता हूं? अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन का डायग्राम बनाऊं तो ये फोर्सेस का मैं एक कंप्लीट डायग्राम बना सकता हूं कुछ इस प्रकार से। डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये फोर्सेस कौन से फोर्सेस हैं? दीज आर शियर फोर्सेस। ठीक है, अब इन शियर फोर्सेस को हम लोग ऐसे एरो 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 करके क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो शियर फोर्सेस हैं ये पूरे क्रॉस सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये पूरे क्रॉस सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पॉइंट पे लग रहा है, ये पूरे क्रॉस सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। क्यों आ रहा है ये सब? क्योंकि हर दो सेक्शन के बीच में कुछ फोर्स का डिफरेंस आ रहा है। आप कोई से भी दो सेक्शन लीजिए, उनके बीच में फोर्सेस का डिफरेंस है, उन फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए ये सारे फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं जो पूरे क्रॉस सेक्शन में तैर रहे हैं। क्लियर है ये डायग्राम? अब मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इन्हीं से हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं विच इज नोन एज शियर फ्लो, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ शियर फ्लो। शियर फ्लो क्या होता है? शियर फ्लो यूजुअली हम थिन वॉल्ड मेंबर्स में निकालते हैं। अब ये थिन वॉल्ड मेंबर्स कौन से मेंबर्स हैं? जैसे कि I सेक्शन, T सेक्शन, C सेक्शन, L सेक्शन, जिनकी थिकनेस कम है, इनको हम बिल्टअप मेंबर्स भी बोलते हैं। ऐसे मेंबर्स को बिल्टअप मेंबर्स भी बोलते हैं। shear flow is actually the shear force per unit length। और किसी भी सेक्शन में अगर आपको shear flow निकालना है, जैसे मान लीजिए मुझे इस मेंबर में shear flow निकालना है, ओके, लेट्स से आई वांट टू कैलकुलेट द shear flow in this member।
लेट्स से मुझे इस मेंबर में शेयर फ्लो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लेयर कंसीडर करूंगा यहां पे इस मेंबर के जस्ट नीचे, और इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दूंगा Q इक्वल टू S इंटू ए वाई बार डिवाइडेड बाय I। अब यहां B नहीं रहेगा, अगर आप B लगा दोगे नीचे देन इट विल बी द शियर स्ट्रेस, बट यहां हमें क्या चाहिए, शियर फ्लो विच इज शियर फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा दोस्त, इसका SI यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, या फिर आप इसको निकाल सकते हो न्यूटन पर mm, शियर फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये न्यूटन पर mm स्क्वायर नहीं है, ये न्यूटन पर mm है। तो अगर मुझे इस पार्ट का शियर फोर्स शियर फ्लो कैलकुलेट करना है तो इसके नीचे की लेयर ले लूंगा, ठीक है ना। एरिया मैं ये वाला कंसीडर करूंगा, तो Q विल बी इक्वल टू एस ए वाई बार डिवाइडेड बाय I। हालांकि आपको न्यूमेरिकल नहीं बनाना है तो इस फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ एक थ्योरी कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझना है। अब ये जो शियर फ्लो है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वाई आर वी कैलकुलेटिंग दिस शियर फ्लो। शियर स्ट्रेस क्यों निकालते हैं वो तो हमें पता है, क्योंकि स्ट्रेसेस के बेसिस पे ही हम कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं कि ये कंपोनेंट इतना स्ट्रेस झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। लेकिन हम ये शियर फ्लो क्यों निकाल रहे हैं, ये सारे एरोज क्यों बना रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ये चीज हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको समझने के लिए ध्यान से समझिएगा ऐसे मेंबर्स I सेक्शन C सेक्शन ये बनते कैसे हैं। मान लीजिए आपको कोई I सेक्शन की बीम बनानी है, तो ये जो पूरा का पूरा I सेक्शन है ये एक साथ नहीं बनता है, इसको हम अलग अलग पार्ट्स में बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको 3 पार्ट में बनाया, एक बार ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर मैं इन तीनों पार्ट को आपस में जोड़ दूंगा। बात समझ में आ रही है। आपको अगर आई सेक्शन की बीम बनानी है तो आप एक साथ नहीं बनाते हो, आप आई सेक्शन कैसे क्रिएट करोगे, जैसे मान लीजिए टी सेक्शन बनाना है, तो आप टी सेक्शन बनाने के लिए एक बार ऐसा एक प्लाई बना दोगे, फिर एक ऐसा प्लाई बना दोगे, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे, तब जाके आपको टी सेक्शन मिलेगा। ओके, अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका है कि हम इनको ग्लू लगा के, गोंद लगा के जोड़ सकते हैं। अब गोंद से मेरा मतलब फेविकॉल नहीं है मेरे भाई, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ का, हाई स्ट्रेंथ का ग्लू आता है, ठीक है, जो हम स्ट्रक्चरल मेंबर्स को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। इस ग्लू की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, मतलब हाथी भी पकड़ के खींचेगा। जैसे एड में तो फेविकॉल का भी दिखा देता है कि हाथी पकड़ के खींच रहा है और वो नहीं निकल रहा है, बट फेविकॉल इतनी स्ट्रेंथ का ग्लू नहीं है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि हट साला लो क्वालिटी का है, ऐसा नहीं है, वो उसको जानबूझ के इतना स्ट्रेंथ का नहीं बनाते कि क्योंकि फेविकॉल जो है वो हर जगह मिलता है दुकानों में, तो कोई गलती से अगर कुछ चिपका दे तो ऐसा ना हो कि भैया लेने के देने पड़ जाए। तो ये हाई स्ट्रेंथ का जो ग्लू है ये बहुत खतरनाक होता है। अगर आपकी स्किन चिपक जाए, अगर आपकी 2 उंगलियां इससे चिपक जाएंगी ना, तो भाई उसको अलग करने के लिए इसको कट करना पड़ सकता है, आपकी स्किन को काटना पड़ सकता है, इतना हाई स्ट्रेंथ का ग्लू होता है, इसीलिए इसको बहुत केयरफुली यूज करना पड़ता है। तो इसको ऐसे दुकानों में नहीं बेच सकते कि बच्चा बच्चा खरीद के ले आ रहा है, अबे मैं हाई स्ट्रेंथ का ग्लू खरीदा हूं, चल इससे उसकी चड्डी चिपकाए, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि भाई स्किन चिपक जाती है, उसके बाद ऑपरेशन करके निकालना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हाई स्ट्रेंथ का ग्लू हम लोग ऐसे दुकानों पे नहीं बेच सकते। तो ये जो हाई स्ट्रेंथ के ग्लू है, फेविक्विक भी इतना हाई स्ट्रेंथ का नहीं होता, लेकिन ये जो हाई स्ट्रेंथ के ग्लू है इनको यूज करके हम इन मेंबर्स को आपस में चिपकाते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा मेथड है आप कील ठोक के भी चिपका सकते हो, कील ठोक के भी इनको जोड़ सकते हो। यूजुअली लकड़ी के स्ट्रक्चर्स को ऐसे कील ठोक के भी जोड़ा जाता है। जैसे आप यहां पे देख रहे हो, क्या ये नेल्स दिख रही हैं, ये नेल्स दिख रही हैं, ये नेल्स दिख रही हैं,
अगर मैं आपको इसका ये वाला व्यू दिखाऊं, तो इस तरीके से नेल्स ठोकी गई हैं इनमें। ये दिख रहा है? यस। अब मान लीजिए आप इन मेंबर्स को नेल के थ्रू या ग्लू के थ्रू जोड़ना चाहते हो। मान लीजिए आप इन मेंबर्स को नेल के थ्रू या ग्लू के थ्रू जोड़ना चाहते हो। जैसे मान लीजिए आप नेल्स के थ्रू जोड़ना चाहते हो, ठीक है? तो आपको यह पता होना चाहिए क्या कि इन नेल्स के ऊपर कितना फोर्स आने वाला है। ऐसा थोड़ी है भाई कि आप कील ठोक के छोड़ दोगे। आपको पता होना चाहिए ना कि नेल्स के ऊपर कितना फोर्स आना चाहिए, पता आने वाला है। पता चला जो फोर्स आ रहा है वो नेल्स झेल ही नहीं पा रहा है, तो नेल्स तो टूट जाएगा, हाँ कि ना? ये जो नेल्स हैं, जितना भी फोर्स इनके ऊपर आने वाला है, अगर ये इनको नहीं झेल पाए तो नेल्स टूट जाएंगे। यस। अब ये जो नेल्स हैं इनके ऊपर कौन सा फोर्स आएगा? ये नेल्स जो हैं इनके ऊपर कौन सा फोर्स आएगा? अरे मेरे भाई, अभी हम लोग जो शियर वाला फोर्स कंसिडर कर रहे थे, यही फोर्स तो इन नेल्स के ऊपर लगेगा ना। यही जो फोर्स है, यही फोर्स इन नेल्स के ऊपर लगेगा। यही फोर्स इनको अलग करने की कोशिश कर रहा है। यस। तो अगर मैं यह देखना चाहता हूं कि इन नेल्स के ऊपर टोटल कितना फोर्स आने वाला है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे शियर फोर्स पर यूनिट लेंथ पता है और मैं यहां से लेके यहां तक की नेल्स के ऊपर फोर्स निकालना चाहता हूं, then I will multiply this Q with this distance and I will get the total force. आपको मान लीजिए एक पर्टिकुलर लेंथ में 10 कीलें लगानी है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर लेंथ में, मान लीजिए आप 1 मीटर में 10 कील लगाने वाले हो, तो आप ये देखोगे ना कि 1 मीटर में कितना फोर्स आने वाला है। वो सारा फोर्स ये 10 कीलें मिलके झेलने वाली है। ये जो टोटल फोर्स आएगा ये 10 कील मिलके झेलने वाली है। तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में कितना फोर्स आएगा। तो अगर मैं आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ दे दूं तो उसको आप लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इन 10 किलो पे आने वाला टोटल फोर्स मिल जाएगा। गोंद के केस में भी वही है, ग्लू के केस में भी वही है। अगर आपको ग्लू का स्ट्रेंथ चेक करना है, आपको यह देखना है कि ग्लू के ऊपर कितना फोर्स आने वाला है, तो आप जितने डिस्टेंस पे ग्लू लगा रहे हो, मतलब मान लीजिए मैंने 1 मीटर तक ग्लू लगाया है, तो उस 1 मीटर तक के ग्लू में कितना फोर्स आएगा? Q मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। तो दैट विल गिव मी द फोर्स एक्टिंग ऑन द ग्लू। तो मैं चेक कर लूंगा कि भाई मेरा ग्लू इतना फोर्स झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। बात समझ में आई क्या? ये Q का क्या यूज है, इस Q का क्या सिग्निफिकेंस है, ये चीज क्लियर है क्या? एक बार सब लोग बता दो यार। ये आदित्य, हर्ष, आशुतोष, इन्हीं लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? खा पी के सो गए हो क्या? तो Q का महत्व क्लियर है सबको? यस, वेरी गुड। आप इस फॉर्मूले पे मत जाना, आप कैलकुलेशन पे मत जाना, क्योंकि शियर फ्लो का कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है। सिविल वाले पढ़ते हैं, क्योंकि सिविल वालों को ये सब कील वील गोंद वोंद ये सब चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जो मेंबर्स हैं, आई सेक्शन, टी सेक्शन, हमारे लिए ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इनको स्ट्रक्चर्स में यूज किया जाता है जो हमारा एरिया नहीं है ना। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए। आपके सिलेबस में 2 साल 3 साल पहले शियर सेंटर ऐड हुआ है, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ शियर सेंटर, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए। तो आपको Q का मतलब समझ में आ गया है। क्यों हम लोग इसीलिए निकाल रहे हैं, शियर फोर्स पर यूनिट लेंथ हम लोग इसीलिए निकाल रहे हैं ताकि किसी पर्टिकुलर लेंथ में कितना शियर फोर्स आ रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकें। Q मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। हमको क्यों निकालना है वो शियर फोर्स?
क्योंकि हम इन सारे मेंबर्स को कील से या गोंद से जोड़ रहे हैं, तो उस कील पे, उस गोंद पे कितना फोर्स आने वाला है हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए अगर हमारे पास Q की वैल्यू मिल गई तो हम Q को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि भैया अच्छा इतनी लेंथ तक मेरे को गोंद चिपकाना है, तो उस गोंद पे इतना फोर्स आने वाला है, Q मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, दैट विल गिव मी द फोर्स। ठीक है, तो शियर फ्लो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है आप सबको। अब ध्यान से समझना, ये जो शियर फ्लो डेवलप हो रहा है इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है। अब इस आई सेक्शन की बीम को ध्यान से देखिए। इसी डायग्राम को मैंने आपको अलग अलग व्यू में दिखाया था। अब थ्री डायमेंशनल डायग्राम में आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो यहां से ऐसा दिखता है, साइड व्यू से आई सेक्शन दिखता है, बढ़िया से समझ में आ रहा है। इसके ऊपर हमने एक यूडीएल लगाया है, समझ में आ रहा है, डायग्राम एकदम क्लियर है। यस, अब ध्यान से देखिए, ये जो फोर्स लग रहा है ये इस पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मैंने अज्यूम किया है कि ये एक सेंटर लाइन से पास हो रहा है। जैसे ये अगर बीम है, इसके ऊपर मुझे फोर्स लगाना है, तो ये फोर्स कहां लगेगा बेटा, एकदम सेंटर पे लगेगा क्या? ये एकदम सेंटर पे लगेगा क्या? मतलब अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं इस व्यू में देखूं तो ये फोर्स यहां नहीं लगना चाहिए, यहां नहीं लगना चाहिए, ये एकदम सेंटर पे लगेगा क्या? याद है हम लोगों ने ये अज्यूम भी किया था जब हम लोग यूलर बर्नौली बीम थ्योरी पढ़ रहे थे कि जो फोर्स लगेगा एकदम सेंटर पे आना चाहिए, उस सेंटर के दोनों तरफ डायग्राम सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये जो फोर्स है ये एकदम ऐसा सेंटर पे आ रहा है क्या? एकदम ऐसा सेंटर पे आ रहा है। यस, अब ध्यान से देखिएगा, अभी हम लोगों ने जो शियर फ्लो का डायग्राम बनाया था ना, इसको हम लोग एक्टिव शियर फ्लो बोलते हैं। इसको रेजिस्ट करने के लिए एक रिएक्टिव शियर फ्लो आता है जो इसका उल्टा होता है। जैसे यहां पे देखो फोर्स जो लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसको रेजिस्ट करने के लिए जो रिएक्टिव शियर फोर्स आएगा वो अपवर्ड जाएगा क्या? मतलब कि वो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा क्या? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज मत हो जाओ कि इससे पहले वाले डायग्राम में डायरेक्शन कुछ और थी, अभी डायरेक्शन कुछ और हो गई है। आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप का डायग्राम देखने को मिलेगा, बिकॉज वन टाइप ऑफ डायग्राम इज फॉर एक्टिव शियर फ्लो, दिस इज रिएक्टिव शियर फ्लो। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये सेंट्रॉइड है, अगर ये सेंट्रॉइड है तो इस सेंट्रॉइड के अबाउट नेट मोमेंट कितना डेवलप हो रहा है? अगर ये सेंट्रॉइड है इस पूरे क्रॉस सेक्शन का, तो सेंट्रॉइड के अबाउट नेट मोमेंट कितना डेवलप हो रहा है? C इज नोन एज सेंट्रॉइड, C इज द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के अबाउट नेट मोमेंट कितना आ रहा है? ये सारे फोर्सेस का मोमेंट कितना आ रहा है? देखो ये फोर्स तो सेंट्रॉइड से ही पास हो रहा है, तो इसका मोमेंट हो गया 0। ये जो सारे फोर्सेस हैं इनका फोर्स मोमेंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो सारे फोर्सेस हैं इनका मोमेंट आएगा क्लॉकवाइज। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट मोमेंट जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। यस, नेट मोमेंट जो है वो 0 हो जा रहा है। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, यहां तो चलो ऐसा हो गया, अगर मान लीजिए आई सेक्शन की जगह हमारे पास सी सेक्शन है तो क्या होगा? इस सी सेक्शन का सेंट्रॉइड सेंटर पे नहीं आएगा, इस सी सेक्शन का सेंट्रॉइड यहां कहीं पे आएगा क्या?
सी सेक्शन का सेंट्रॉइड यहां कहीं पे आएगा क्या? मान लीजिए मेरा जो फोर्स है वो इस सेंट्रॉइड से पास हो रहा है। मान लीजिए मेरा जो फोर्स है वो इस सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, मतलब मेरा फोर्स जो है वो कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम समझना, प्रॉब्लम कहां आएगी। इसकी वजह से जो शियर फ्लो आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं इस बार सी के अबाउट मोमेंट लूंगा तो क्या मोमेंट जीरो आएगा? क्या मोमेंट जीरो आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अब अगर मैं सी पॉइंट पे मोमेंट लूंगा तो इस फोर्स का मोमेंट तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये सारे जो फोर्सेस हैं शियर की वजह से जो डेवलप हो रहे हैं इनका एक क्लॉकवाइज मोमेंट बन जाएगा। इनका एक क्लॉकवाइज मोमेंट बन जाएगा, तो इस बार नेट मोमेंट जीरो नहीं होगा। इस बार नेट मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो ये जो शियर फ्लो है इसको, इसकी वजह से जो क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है वो क्या करने की कोशिश करेगा? क्या मैं बोल सकता हूं कि वो इस क्रॉस सेक्शन को इस तरीके से ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा? क्या मैं बोल सकता हूं कि वो इस क्रॉस सेक्शन को इस तरीके से ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा? तो क्या आप चाहोगे कि आपकी बीम पे जैसे ही फोर्स लगे आपकी बीम जो है वो ट्विस्ट हो जाए? नहीं ना। तो अगर आप नहीं चाहते कि इस तरीके की ट्विस्टिंग हो तो ये नेट मोमेंट जीरो होना चाहिए, और इस नेट मोमेंट को जीरो अगर करना है तो आप कैसे करोगे? देखो, इन फोर्सेस को तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये फोर्सेस तो ऐसे के ऐसे लगेंगे, तो इनकी वजह से एक क्लॉकवाइज मोमेंट तो डेवलप हो रहा है। अब अगर मुझे नेट मोमेंट जीरो करना है तो एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप करना पड़ेगा, मतलब ये जो फोर्स है ये यहां से पास नहीं होना चाहिए, ये ऐसे किसी जगह पे लगना चाहिए जिससे मेरे को एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मिले। हां कि ना? यस, मुझे इस फोर्स को एक ऐसी जगह शिफ्ट करना होगा, मुझे इस फोर्स को एक ऐसी जगह शिफ्ट करना होगा जिससे ये मोमेंट जो है बैलेंस हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, आप ध्यान देखना। अब मैं फोर्स को यहां नहीं लगाऊंगा, अब मैं इस फोर्स को कहीं और शिफ्ट करूंगा। कहां शिफ्ट करूं मुझे बताना। ये आपका शियर फ्लो है, इस शियर फ्लो की वजह से क्लॉकवाइज मोमेंट बन रहा है। किस पॉइंट पर? सेंट्रॉइड पर। तो अब मुझे एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप करना है, तो मैं इस फोर्स को राइट साइड शिफ्ट करूं या लेफ्ट साइड शिफ्ट करूं? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप करना है, क्लॉकवाइज को बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप करना है। तो इस फोर्स को मैं राइट साइड शिफ्ट करूं कि लेफ्ट साइड? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। इसको मुझे लेफ्ट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं शिफ्ट करके इसको यहां लगा देता हूं तो अब क्या होगा? ये क्लॉकवाइज मोमेंट है और इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे एंड नेट मोमेंट विल बिकम जीरो। ये जो पॉइंट है, पॉइंट ओ,
सी को तो हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, इस पॉइंट ओ को हम बोल रहे हैं शियर सेंटर। तो बेटा शियर सेंटर क्या है? शियर सेंटर वो पॉइंट है जहां अगर आप वर्टिकल फोर्स लगाओगे, आपका ट्रांसवर्स फोर्स लगाओगे, तो कोई ट्विस्टिंग नहीं होगी। अगर आपने इस फोर्स को शियर सेंटर की जगह कहीं और लगाया तो ये ट्विस्ट हो जाएगा। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग क्या लगभग सब सोच रहे होंगे, ये फोर्स हवा में कैसे लगेगा? तो फोर्स हवा में नहीं लगेगा बेटा। इस फोर्स को मुझे यहां ट्रांसफर करना है तो मेरे पास अलग अलग तरीके हैं। जैसे मैं क्या करूंगा, इस बॉडी से एक प्लेट जोड़ दूंगा इस प्रकार से और उस प्लेट के ऊपर फोर्स लगा दूंगा, ठीक है ना। आप इस सेक्शन से एक प्लेट जोड़ दो, जैसे ये बीम है, ठीक है, जैसे ये बीम है, ठीक है। मुझे इस बीम पे फोर्स नहीं लगाना है, मेरे को यहां कहीं फोर्स लगाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये प्लेट जोड़ दी बीम से, अब मैं इस प्लेट के ऊपर फोर्स लगा दिया तो फोर्स जो है वो बीम पे ट्रांसफर हो गया। मैंने इस बीम से प्लेट जोड़ दी, ठीक है, और फिर प्लेट के ऊपर फोर्स लगा दिया तो वो फोर्स जो है वो बीम पे ट्रांसफर हो गया। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? तो फोर्स हवा में नहीं लग रहा है, फोर्स को आप किसी बॉडी पे ही लगा रहे हो, उस बॉडी को आप इससे कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो शियर सेंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? शियर सेंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? शियर सेंटर क्या है? शियर सेंटर वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे अगर फोर्स लगेगा तो ये ट्विस्ट नहीं होगा। अगर मैं आई सेक्शन की बात करूं तो आई सेक्शन के केस में सेंट्रॉइड ही शियर सेंटर होता है। तो यहां जो फोर्स लग रहा है वो शियर सेंटर पे ही लग रहा है, इसीलिए यहां किसी प्रकार का कोई ट्विस्टिंग नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं सी सेक्शन की बात करूं तो यहां सेंट्रॉइड इज नॉट द शियर सेंटर। तो अगर मैं सेंट्रॉइड पे फोर्स लगाऊंगा तो ये ट्विस्ट हो जाएगा। तो यहां शियर सेंटर जो है वो सेंट्रॉइड पे नहीं आएगा, कहीं और आएगा। इस चीज को आप इस डायग्राम से क्लियरली समझ सकते हो। दिख रहा है डायग्राम? अच्छी तरह से दिख रहा है, अच्छी तरह से क्लियर है सबको? अच्छी तरह से क्लियर है? यहां जो सी है दैट इज द सेंट्रॉइड और जो ओ है दैट इज द शियर सेंटर। तो आप देख सकते हो यहां नेट मोमेंट अबाउट सी जीरो नहीं है तो ये ट्विस्ट हो जा रहा है। यहां नेट मोमेंट अबाउट सी जीरो हो चुका है तो ये ट्विस्ट नहीं हो रहा है। और मैंने फोर्स को बॉडी से बाहर कैसे लगाया? क्लियर है ये चीज? मैंने एक प्लेट जोड़ दी ताकि प्लेट के ऊपर फोर्स लगे और वो फोर्स जो है वो अब बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शियर सेंटर। क्लियर है क्या सबको? इसके ऊपर आपको थ्योरी क्वेश्चन आएगा कि शियर सेंटर क्या होता है, अगर शियर सेंटर पे फोर्स ना लगाएं कहीं और लगाएं तो क्या होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जिनका शियर सेंटर सेंट्रॉइड पे ही आता है, लेकिन अगर ऐसे सेक्शंस की बात करें जहां शियर सेंटर सेंट्रॉइड पे नहीं आता है तो वहां हमें शियर सेंटर ढूंढना पड़ता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था यूलर बर्नौली बीम थ्योरी में एक अजम्पशन हमने लिया था कि हम जो भी सेक्शंस कंसीडर कर रहे हैं वो सारे सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक होने चाहिए। तो वो अजम्पशन लिया ही इसलिए गया था क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सेंटर पे फोर्स लगाने पे किसी प्रकार की ट्विस्टिंग नहीं होगी। लेकिन अगर मैं सी सेक्शन या एल सेक्शन की बात करूं तो सेंटर पे फोर्स लगाने से काम नहीं चलेगा, ट्विस्टिंग हो जाएगी। ठीक है,
इसीलिए अभी तक हम लोगों ने एल सेक्शन सी सेक्शन नहीं कंसिडर किए थे। अब मैं ये बताऊंगा कि अलग अलग सेक्शंस में शियर सेंटर आता कहां पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे सेक्शंस कंसिडर करेंगे जिनमें दो एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री का मतलब ऐसे एक्सेस जिसके अबाउट क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिकल है। जैसे आई सेक्शन, अगर मैं आई सेक्शन की बात करूं तो आई सेक्शन इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट भी सिमेट्रिक है, और इस एक्सेस के अबाउट भी सिमेट्रिक है ना। एक्स एक्सेस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और वाई एक्सेस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वहीं आपका सेंट्रॉइड भी होगा और वहीं आपका शियर सेंटर भी होगा। क्लियर है? जहां आपका सेंट्रॉइड होगा वहीं आपका शियर सेंटर भी होगा। तो अगर आपका शियर फ्लो कुछ इस प्रकार से है, देखो फोर्स ऐसा लग रहा है और शियर फ्लो कुछ इस प्रकार से है, तो नेट मोमेंट बैलेंस हो चुका है क्या? नेट मोमेंट बैलेंस हो चुका है, यस। सिमिलरली अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो यहां पे भी सेम चीज होगी। यहां पे भी ये y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो इसका सेंट्रॉइड और शियर सेंटर दोनों सेम जगह पे हैं। जहां सेंट्रॉइड होगा वहीं शियर सेंटर होगा। तो यहां पे भी अगर मैं फोर्स को यहां से पास करूं देन नेट मोमेंट विल बिकम 0। ध्यान देना। ठीक है, तो देखो नेट मोमेंट 0 हो गया। फोर्स जो है वो तो ऑलरेडी यहीं से पास हो रहा है, इसका मोमेंट तो 0 हो ही गया। और इन सबका क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा, इन सबका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा जो कि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दो एक्सेस ऑफ सिमेट्री है तो शियर सेंटर और सेंट्रॉइड जो है दोनों क्या होंगे? दोनों सेम पॉइंट पे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऐसे सेक्शंस जिनमें सिर्फ सिंगल एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। सिर्फ एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, जैसे ये टी है तो ये सिर्फ y के अबाउट सिमेट्रिक है, x के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। ये सिर्फ इस एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक है ना। तो ऐसे सेक्शंस में आपको शियर सेंटर कहां मिलेगा? तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं टी सेक्शन का बताता हूं। टी सेक्शन में शियर सेंटर कहां मिलता है? टी सेक्शन को मैं एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल में बांट सकता हूं। इस वर्टिकल रेक्टेंगल का एक्सिस ये है ना। वर्टिकल वाला जो रेक्टेंगल है उसका एक्सिस ये है। तो हॉरिजॉन्टल वाला रेक्टेंगल जो होगा उसका एक्सिस ये होगा। अब ये दोनों एक्सेस जो हैं जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां आपको शियर सेंटर मिलेगा। ये दोनों एक्सेस जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां आपको शियर सेंटर मिलेगा। इसका सेंट्रॉइड यहां कहीं पे होगा लेकिन शियर सेंटर यहां पर होगा। क्लियर है क्या?
अब देखिए यहां शियर फ्लो कैसा आएगा, तो ये आपका फोर्स हो जाएगा जो कि शियर सेंटर से पास हो। शियर फ्लो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये जीरो हो जाएगा क्या? जीरो हो जाएगा क्या? यस। वैसे ही एल सेक्शन, अब आप एल सेक्शन का शियर सेंटर खुद ढूंढ सकते हो। आप वर्टिकल वाले का एक्सिस और हॉरिजॉन्टल वाले का एक्सिस बना दो, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां शियर सेंटर ले लो। फटाफट से फटाफट से फटाफट से खुद से बना के देखो। एल सेक्शन का शियर सेंटर खुद से निकाल के देखो। इसका एक्सिस ढूंढ, आप ड्रॉ करो, इसका एक्सिस ड्रॉ करो। ये हो जाएगा इसका एक्सिस वर्टिकल वाले का, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वाले का। ये दोनों यहां कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका शियर सेंटर हो गया। सेंट्रॉइड जो है वो यहां कहीं पे आएगा, सेंट्रॉइड यहां कहीं पे आएगा। ठीक है, तो अब अगर आपका फोर्स जो है वो यहां कहीं पे लग रहा है, सॉरी, फोर्स जो है वो यहां कहीं पे लग रहा है इस प्रकार से, तो मोमेंट विल बी बैलेंस। क्लियर है? क्लियर है क्या? तो आपको यहां सेंट्रॉइड पे फोर्स नहीं लगाना है, शियर सेंटर पे फोर्स लगाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सी सेक्शन, सी सेक्शन में तो हम लोग देख ही चुके हैं। सी सेक्शन में सेंट्रॉइड यहां कहीं पे आता है और शियर सेंटर यहां कहीं पे आता है। ठीक है, तो यहां वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता, यहां आपको शियर सेंटर एकदम अलग जगह पे मिलता है। ठीक है, इस एक्सिस पे मिलता है आपको। तो दिस इज द सेंट्रॉइड एंड दिस इज द शियर सेंटर। ओके, तो आपको इतने कंपोनेंट्स का, इतने क्रॉस सेक्शंस का शियर सेंटर का लोकेशन ध्यान में रखना है। ओके, इसके ऊपर एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको हो सकता है एक डायग्राम दे दे और बोले कि भैया इनमें से चार, मतलब चार अलग अलग डायग्राम दे दे और बोले इनमें से शियर सेंटर कौन सा सही है, शियर सेंटर कहां पर आएगा। ओके, तो सी सेक्शन में यहां पर आएगा, एल सेक्शन में यहां पर आएगा, टी सेक्शन में यहां पर आएगा, आई सेक्शन और इस सेक्शन में तो जहां सेंट्रॉइड है एग्जैक्टली वहीं पे शेयर सेंटर आएगा। तो आपको इस तरीके से एग्जाम में ना क्रॉस सेक्शन देके पूछ सकता है कि शेयर सेंटर किस लोकेशन पे आएगा, और उसके बाद शेयर सेंटर के ऊपर आपको थ्योरी क्वेश्चन मिलेंगे कि शेयर सेंटर क्या होता है। तो शेयर सेंटर वो पॉइंट है जहां अगर हम ट्रांसवर्स फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी वजह से कोई ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप नहीं होगा। अगर आपने इस पॉइंट की जगह कहीं और फोर्स लगाया, then there will be a twisting moment due to which the cross section will be twisted। क्लियर है ये चीज? बाकी इसका शेयर सेंटर का कैलकुलेशन वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे ये शेयर सेंटर से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है इसको निकालने का कॉन्सेप्ट, दिस इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ योर सिलेबस। हम लोगों ने इसको एमटेक में पढ़ा था। जब मैं एमटेक कर रहा था ना, तो वहां एक सब्जेक्ट था एडवांस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो एडवांस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोगों को पढ़ाया गया था ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो
तो आई होप आप लोगों को पूरा शेयर सेंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहले हॉरिजॉन्टल शेयर समझाया मैंने कि ये एक्चुअल में आ क्यों रहा है, ये मैंने इसीलिए समझाया आपको ताकि आपको ये डायग्राम समझ में आए। जब मैं ये डायग्राम ड्रॉ करूं तो आप ये ना पूछो कि ये कहां से आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको समझाया शेयर फ्लो क्या है, क्योंकि शेयर फ्लो वर्ड यूज करना पड़ता है शेयर सेंटर में, तो इसीलिए शेयर फ्लो आपको पता होना चाहिए क्या होता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। और फिर फाइनली हम लोगों को शेयर सेंटर समझ में आया, ठीक है। तो इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चंस ही आएंगे। हालांकि ये 2 साल 3 साल पहले ही ऐड हुआ है और तब से अभी तक तो कोई सवाल नहीं आया। उसके बाद से 2 एग्जाम हो चुके हैं गेट के, 2 नहीं 3 हो गए, 21, 22 और 23 का एग्जाम हो चुका है। तो तीनों बार तो नहीं आया शेयर सेंटर के ऊपर कोई क्वेश्चन, बट आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ शेयर स्ट्रेसेस इन बीम्स का चैप्टर हमारा समाप्त होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। तो देखिए, हमने पहले शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना और उनकी वैल्यू निकालना सीखा। फिर हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करके स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना सीखा, बेंडिंग स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिफ्लेक्शन निकालना। और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स के ही चैप्टर में हम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स भी पढ़ेंगे। एंड लेट मी टेल यू, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। रिसेंट टाइम में डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स से लगभग एक सवाल हर साल आ रहा है। हर साल, लगभग हर साल एक सवाल डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स से आ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। इसमें हम अलग अलग मेथड से डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नेक्स्ट क्लास जो है वो 3 बजे स्टार्ट होगी, ठीक है। ओके ओके, सो शार्प 3 PM एक अच्छा सा लंच कीजिए, एक पावर नैप लीजिए एंड शार्प 3 PM पे वापस मिलेंगे 3 बजे से, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर।